हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मनी टॉक्स। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली और भी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम जुबिलेंट फूडवर्क्स के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कंपनी के पास कौन सी ब्रांड्स है, कंपनी का बिजनेस प्रेजेंस कैसा है, कंपनी कौन से सेगमेंट में मार्केट लीडर है, कंपनी की वैल्यूएशंस क्या है, क्या हमें इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कंपनी कौन सी ब्रांड्स अक्वायर करे, ये सब चीज़ हम डिटेल्स में देखेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें, अगर थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस ग्रुप का, जुबिलेंट भारतीय ग्रुप की अगर हम बात करें, जुबिलेंट भारतीय ग्रुप अराउंड बहुत सारे बिजनेसेस में काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, फार्मास्यूटिकल्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, डेवलपमेंट सर्विसेज, प्रोप्राइटरी नोवेल ड्रग्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड सर्विस, ऑटो, कंसल्टिंग इन एरोस्पेस एंड ऑयल फील्ड जैसे बिजनेसेस में। अगर इनमें से हम कुछ फेमस फ्लैगशिप बिज़नेस की अगर बात करें, जुबिलेंट भारतीय ग्रुप की जो एकदम ही फ्लैगशिप बिज़नेस है, जैसे कि आप देख सकते हो जुबिलेंट फार्मो लिमिटेड, जुबिलेंट इंग्रीविया लिमिटेड, जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड, जिसके ऊपर आज हम देखने वाले हैं जुबिलेंट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। और इस ग्रुप में अगर हम बात करें तो अराउंड 42,000 एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं। ओवरऑल हम एक चीज़ बोल सकते हैं, बहुत ही बड़ा और एस्टाब्लिश ग्रुप है और बहुत सारे प्रोफेशनल्स इस ग्रुप में इन्वॉल्व है। अगर हम जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड की बात करें तो इनके पास दो मास्टर फ्रेंचाइजी है ऑल ओवर इंडिया की। उसका नाम है डोमिनोज़ पिज़्ज़ाज़ एंड डंकिन डोनट्स। और अगर हम डोमिनोज़ पिज़्ज़ाज़ की बात करें तो डोमिनोज़ पिज़्ज़ा में ये मार्केट लीडर हैं ऑल ओवर इंडिया, और इनके पास होम ब्रांड्स भी है जैसे कि हॉन्ग्स किचन जैसी। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपनी की अगर हम ऑपरेटिंग हिस्ट्री की बात करें तो 1995 से कंपनी ने अपना बिज़नेस की स्टार्ट करी थी फूड सर्विस के बिज़नेस में। और अगर आज हम 2021 की बात करें तो अराउंड 25 to 26 ईयर्स हो गए हैं कंपनी को फूड सर्विस बिजनेस में। तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी इस सेगमेंट में बहुत ही लंबे टाइम से और बहुत ही एस्टाब्लिश्ड है। यानी कि अगर हम फूड सेक्टर की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ही इस्टाब्लिश कंपनी है। अगर हम देखें तो 1995 में डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के नाम से कंपनी ने अपना इनकॉर्पोरेशन किया था, और सबसे पहले इन्होंने नॉर्थ और वेस्ट रीजन में इसकी फ्रेंचाइजी ली थी, मास्टर फ्रेंचाइजी। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे कंपनी ने अपने आप को ग्रो किया, और 1998 में अगर हम बात करें तो कंपनी ने पूरे इंडिया की मास्टर फ्रेंचाइजी ली और उसके साथ नेपाल को भी इंक्लूड किया। और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे कंपनी इंक्लूड हुई। और जैसे कि हम सबको पता है, इनका सबसे पॉपुलर कैंपेन की अगर हम बात करें तो अगर 30 मिनट्स में आपको पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं होते हैं तो आपको वो पिज़्ज़ा फ्री में मिलेंगे। एक कैंपेन 2004 में लॉन्च हुआ। फिर धीरे धीरे अगर हम देखें तो 2009 में कंपनी ने अपना नाम चेंज करके डोमिनोज़ पिज़्ज़ा से जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड कर दिया, और वो टाइम पे अराउंड 200 रेस्टोरेंट्स कंपनी ने ओपन कर दिए थे। फिर 2010 में इनकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी पे इनकी लिस्टिंग हुई। 2011 में डंकिन डोनट्स के साथ इन्होंने मास्टर फ्रेंचाइजी अक्वायर करी, और इसी तरह कंपनी ने अपने आप को धीरे धीरे इवॉल्व किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2014 में कंपनी ने अराउंड 700 रेस्टोरेंट्स ओपन कर दिए थे। और आफ्टर यूएसए अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ा बिज़नेस हो चुका था ये जुबिलेंट फूडवर्क्स का। धीरे धीरे कंपनी ने इवॉल्व किया, और 2019 में अगर हम लेटेस्ट बात करें तो कंपनी ने अपना जो हॉन्ग्स किचन, जो कंपनी की खुद की होम ब्रांड है, वो बांग्लादेश में भी ओपन करी। उसके बाद देख लेते हैं कंपनी का ब्रांड पोर्टफोलियो क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हो डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, हॉन्ग्स किचन, एकदम बिरयानी, शेफ़ बॉस एंड डंकिन डोनट जैसी ब्रांड्स हैं। इन ब्रांड्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अगर हम डोमिनोज़ पिज़्ज़ा की बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइट्स है डोमिनोज़ पिज़्ज़ा की ऑपरेट करने के लिए इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश और नेपाल में। उसके बाद अगर हम कंपनी के ब्रांड पोर्टफोलियो की बात करें तो डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, हॉन्ग्स किचन, एकदम बिरयानी, शेफ़ बॉस एंड डंकिन डोनट जैसी पॉपुलर ब्रांड्स है कंपनी के पास। इन ब्रांड्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अगर हम डोमिनोज़ पिज़्ज़ा की बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइट्स है डोमिनोज़ पिज़्ज़ा ऑपरेट करने के लिए इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। यानी कि बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर कंपनी ने कैप्चर करके रखा है। और उसके बाद अगर एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखें तो कंपनी की ये लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है फॉर डोमिनोज़ ब्रांड आउटसाइड यूएस, जो इंडिया में ऑपरेट होती है और सब्सिडरी के थ्रू श्रीलंका और बांग्लादेश में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। उसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अगर हम बात करें, जब कंपनी ने बांग्लादेश में न्यूली डोमिनोज़ पिज़्ज़ा लॉन्च किया था, फर्स्ट वीक ऑफ ऑपरेशन में उन्हें इतने ऑर्डर मिले थे कि उन्होंने ग्लोबल लेवल पे पूरे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे। इससे ये पता चलता है कि कंपनी की ब्रांड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही इस्टाब्लिश ब्रांड है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो, जैसे कि अभी हमने देखा कि आउटसाइड अगर यूएस देखें तो इंडिया में इनका सबसे बड़ा बिग मार्केट है।
फिर हम देखें अगर इनके आउटलेट की बात करें तो अराउंड 1314 डोमिनोज़ के आउटलेट्स और अराउंड 285 सिटीज़ में हैं। सो बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर कंपनी ने रखा हुआ है। हम बोल सकते हैं अराउंड 70% मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज सेक्टर में डोमिनोज़ पिज़्ज़ा का अकेले का। सो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है ये कंपनी के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप अराउंड 6.6 मिलियन फैंस है डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के फेसबुक पेज पे। सो इससे भी बहुत अच्छी रीच मिलती है एक कंपनी को। और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो अराउंड 127 लैक्स अभी तक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू डोमिनोज़ पिज़्ज़ा की ऐप डाउनलोड हुई है। सो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है कंपनी का, जो कंपनी के रेवेन्यू में बहुत मेजर प्रपोर्शन कंट्रीब्यूट करती है। सो अगर हम डंकिन डोनट्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि डंकिन डोनट्स में भी कंपनी के पास एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी है इंडिया में ऑपरेट करने के लिए, यानी इस सेगमेंट में भी कंपनी के पास बहुत अच्छी मार्केट लीडरशिप है। सो कोई भी जुबिलेंट फूडवर्क्स के अलावा डंकिन डोनट्स इंडिया में ऑपरेट नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली में 2012 में डंकिन डोनट्स का पहला रेस्टोरेंट ओपन हुआ था। और अगर इसमें हम इस सेगमेंट में बात करें तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे रेंजेस है, जैसे कि डोनट्स, कॉफ़ी, बेवरेजेस से लेके सब प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम इसकी कुछ हिस्ट्री की बात करें तो 1950 में ये ब्रांड इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च हुई थी और ये वर्ल्ड की लीडिंग फ्रेंचाइजी है जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में डील करती है, यानी कि एक बहुत अच्छी इस्टेब्लिश ब्रांड है। अगर हम बात करें तो इंडिया में अराउंड 27 रेस्टोरेंट्स अभी तक इसके ओपन हुए अराउंड 31 दिसंबर तक, और 8 सिटीज़ में इनका प्रेजेंस है। अगर हम हॉन्ग्स किचन की बात करें तो आप देख सकते हो ये कंपनी की पहली होमग्रोन ब्रांड है जो चाइनीज़ क्यूजिन सेगमेंट में है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी ने हॉन्ग्स किचन की कोई फ्रेंचाइजी नहीं ली है इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि ये कंपनी की खुद की ब्रांड है। सो ये ब्रांड का एक ये एडवांटेज है, अगर ये ब्रांड सक्सेसफुल होती है तो कंपनी के इसमें मार्जिन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर हम कुछ इस ब्रांड की स्पेशलिटी की बात करें, ऐसा क्या डिफरेंट है, तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि इस ब्रांड में अगर जैसे कि इन्होंने लिखा है कि लाइव एंड ट्रांसपेरेंट किचन, यानी कि आप अपना चाइनीज़ फूड सामने प्रिपेयर होते हुए देख सकते हो। सो आपको हाइजीनिक के भी कोई कंसर्न नहीं है और फूड कितना अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी जो भी फूड में जो भी एक डिश रेडी होने के लिए जितने भी कंपनी को प्रोडक्ट्स लगते हैं, सो वो सारे कंपनी 100% FSSAI लाइसेंस सप्लायर से लेती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेपरेट प्रिपरेशन एरिया, यानी कि कंपनी का वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन एरिया अलग से है, और जितने भी यूटेंसिल से लेके जितना भी फूड है वो अलग से अवेलेबिलिटी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सब मिक्स है इसका, मतलब वेजिटेरियन में नॉन वेजिटेरियन और वाइस वर्सा। अगर हम शेफ़ बॉस की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि एक टाइप का मिनी FMCG हम बोल सकते हैं। सो इसमें आप देख सकते हो कंपनी सॉसेस, पेस्ट और ग्रेवीज़ जैसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो आपको चाइनीज़ या इंडियन डिशेज में हेल्प करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्या चीज़ है, सो रेडी टू कुक है, 5 to 15 मिनट्स में आपके प्रोडक्ट्स रेडी हो जाते हैं, और मतलब ऑलमोस्ट कंपनी ने पूरा रेडी करके रखा है। अगर आप उसमें वेजीज, पनीर या ऐसी डिफरेंट चीज़ें ऐड करते हो सो आपकी एक प्रॉपर डिश रेडी हो जाती है। सो ये भी आज के टाइम में इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। सो ये भी कंपनी बहुत अच्छे से इस सेगमेंट में टारगेट कर रही है। सो अगर हम एकदम बिरयानी ब्रांड की बात करें, सो ये ब्रांड का अगर सबसे मेन पर्पज़ जो कंपनी ने लॉन्च किया है, यानी कि आपको अराउंड 20 रीजनल स्पेशलिटीज़ के फ्लेवर्स में आपको बिरयानी अवेलेबल है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर तरह के बिरयानी का फ्लेवर्स अवेलेबल है। और इसमें भी सेम चीज़ है, कंपनी का लाइव किचन है, सो आप आपकी बिरयानी प्रिपेयर होते हुए देख सकते हो। सो हाइजीनिक का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इको फ्रेंडली कंपनी पैकेजिंग करती है और ऑथेंटिक हैंडपिक बिरयानी, यानी कि डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ इंडिया। सो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी के पास जितनी भी ब्रांड्स है उसमें से अगर सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड की अगर हम बात करें तो वो है डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, फिर डंकिन डोनट्स। सो धीरे धीरे मार्केट में कंपनी अपने अलग अलग सेगमेंट्स में इंप्रूव करे, जैसे कि बिरयानी सेगमेंट हो गया, कुछ सॉसेज एंड पेस्ट जैसे सेगमेंट्स हो गए, फिर चाइनीज़ सेगमेंट हो गए। सो कंपनी हर सेगमेंट में धीरे धीरे अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कंपनी के लिए। सो अब तक हमने कंपनी की ब्रांड्स देखी, कंपनी का मार्केट शेयर देखा, कंपनी के कितने रेस्टोरेंट्स हैं, ये सब चीज़ हमने देखा। सो इससे एक चीज़ पता चल गया है, कहीं ना कहीं कंपनी का बिजनेस तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो देख लेते हैं कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि दिसंबर 2019 से अगर हम दिसंबर 2020 का कंपैरिजन करें तो 107 करोड़ की सेल्स थी, और दिसंबर 2020 में 1069 है, यानी कि 2 करोड़ से कंपनी की सेल्स डिक्रीज़ हुई है।
और अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो आप देख सकते हो कि 907 करोड़ के एक्सपेंडिचर्स थे 2019 में, और दिसंबर 2020 की बात करें तो 879 करोड़, यानी कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। कंपनी ने अपने खर्चे बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ किए, मतलब अराउंड 25 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना खर्चे कम किए हैं। फिर उसके बाद अगर हम इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करें तो आप देख सकते हो लास्ट ईयर कंपनी का दिसंबर 2019 में 43 करोड़ था और ये साल 41 करोड़, सो इसमें भी कंपनी ने थोड़ा डिक्रीज़ किया है। सो ओवरऑल नेट प्रॉफिट पे अगर हम इम्पैक्ट देखें तो 101 करोड़ था दिसंबर 2019 में, और वो इंक्रीज़ होकर दिसंबर 2020 में 123 करोड़ हुआ है। सो कंपनी की सेल्स तो इंक्रीज़ नहीं हुई है, बट कंपनी का नेट प्रॉफिट अराउंड 22 करोड़ से इंक्रीज़ हुआ है। सो उसका अगर क्लियरली हम इम्पैक्ट देखें तो कंपनी के एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुए हैं। फिर हम एनुअल सेल्स की कंपनी की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि 2016 से अगर हम देखें तो धीरे धीरे कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ हो रही है। सो सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी की सेल्स बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हो रही है, कंपनी की अदर इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर भी कंपनी के इंक्रीज़ हो रहे हैं, अराउंड 3428 करोड़ के हैं मार्च 2020 में। सो उसके बाद हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो आप देख सकते हो 96 करोड़ है, 57 करोड़, फिर 196 करोड़, फिर 317, फिर 278 करोड़। आइडियली हम यहाँ पे देखें तो कंपनी की सेल्स तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, बट नेट प्रॉफिट उतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है। सो उसका अगर मेजर रीज़न देखें आप, अगर एनुअल बेसिस पे आप देखो तो पिछले 4 साल में कंपनी ने इंटरेस्ट कॉस्ट कोई इनकर नहीं किया था, बट 2020 की अगर हम बात करें तो अराउंड 165 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट था। सो जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ। सो एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि कंपनी की सेल्स परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं वो कंपनी के इंटरेस्ट कॉस्ट या एक्सपेंडिचर्स को लेके हो रहे हैं, सो उसके रिलेटेड नेट प्रॉफिट पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो आप देख सकते हो अराउंड 696 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस थे, जो 990 करोड़ से, यानी कि 5 ईयर बेसिस पे देखें तो रिजर्व एंड सरप्लस इतने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करें तो 0 रुपये का कर्जा है कंपनी के ऊपर, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में भी 1 भी रुपये का कर्जा नहीं है। सो जितना ज़्यादा कर्जा कम उतना कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा और उतना शेयर होल्डर्स को रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे, उतनी कंपनी की अर्निंग्स इंक्रीज़ होगी। सो अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि 33 करोड़ का कैश बैलेंस था, जो इंक्रीज़ होकर 5 ईयर बेसिस पे अराउंड 655 करोड़ हुआ है, यानी कि कंपनी का कैश बैलेंस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, जो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें, यानी कंपनी का जो कोर बिज़नेस है जो कंपनी करती है, उससे कंपनी के कितने कैश फ्लोज आ रहे हैं अदर देन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। सो अगर हम कंपनी के कोर बिज़नेस की बात करें तो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। 211 करोड़ से कंपनी के कैश फ्लो इंक्रीज़ होकर 727 करोड़ से, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कंपनी के कैश फ्लो इंक्रीज़ हुए हैं। सो बहुत ही अच्छी चीज़ है, जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग कैश फ्लो उतना ज़्यादा अच्छा है कंपनी के लिए। उसके बाद अगर हम बेसिक अर्निंग्स पर शेयर देखें तो 14.75, 8.75, फिर 29, फिर 24 और 21.22। सो लास्ट 3 साल में कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर डिक्रीज़ हो रही है, हम ये बोल सकते हैं। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो वो भी एक देखने वाली चीज़ है कि कंपनी की बुक वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही है। सो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 2.5, 2.55 और लास्ट में 6 रुपीज़ का डिविडेंड प्रोवाइड किया है। उसके बाद अगर हम कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो 11.29 से इंक्रीज़ होकर 12.24.06, यानी कि जो भी कंपनी का कोर बिजनेस ऑपरेशंस है उससे कंपनी के मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, यानी कि कंपनी की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है कोर बिजनेस ऑपरेशन में, जो बहुत बड़ा एडवांटेज देता है कंपनी को लॉन्ग टर्म के ऊपर। फिर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 6% से इंक्रीज़ होकर 15.9% है, और अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 3.97% से इंक्रीज़ होकर 7.09% है नेट प्रॉफिट मार्जिन। सो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि लास्ट 5 साल में कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी इंक्रीज़ कर दिया, ऑलमोस्ट डबल। उसके बाद अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो आप देख सकते हो 12.71 2016 में था रिटर्न ऑन इक्विटी, और 2020 की बात करें तो अराउंड 24.95, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि कंपनी की एफिशिएंसी, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो भी 11.60 से इंक्रीज़ होकर 22.30 हो गया है। अगर हम रिटर्न ऑन असेट्स की बात करें तो 7.92, 4.47, 13.11 और 8.30। सो इसमें कहीं ना कहीं कंपनी की बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, और रिटर्न ऑन असेट्स के टर्म में एफिशिएंसी कंपनी की इतनी इंक्रीज़ नहीं हुई है। उसके बाद देख लेते हैं शेयर होल्डर्स को कितने रिटर्न मिले। अगर हम लास्ट 5 साल की बात करें तो आप देख सकते हो अराउंड 363% के आसपास रिटर्न्स मिले हैं, यानी कि आप बोल सकते हो कि 5 साल के पीरियड में आपका पैसा 3 गुना हो गया।
सो अगर हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो आप देख सकते हो अप्रॉक्स 36% के आसपास के रिटर्न्स है। उसके बाद देख लेते हैं कि लास्ट अगर हम 10 से 11 साल की पीरियड की बात करें, यानी कि कंपनी की लिस्टिंग हुई तब से लेके आज तक, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2400% के रिटर्न, यानी कि लास्ट 11 ईयर्स में अगर किसी ने शेयर को होल्ड किया होता तो 24 टाइम्स आपको रिटर्न्स मिलते हैं। सो अगर हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के बेसिस पे देखें तो ईयरली बेसिस पे 34% के रिटर्न। उसके बाद देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो कोई चेंज नहीं है, 41.94% की प्रमोटर की होल्डिंग है। उसके बाद हम FII की बात करें तो आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली FII ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया, अराउंड 39.43% के आसपास FII का स्टेक है। हम DII की बात करें तो आप देख सकते हो कि स्लोली DII ने अपना स्टेक डिक्रीज़ किया, अराउंड 13.07% के आसपास। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी अपना स्टेक धीरे धीरे डिक्रीज़ किया है। उसके बाद अगर हम कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स की बात करें तो आप देख सकते हो FII में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि एयरसेक एशिया फंड, ट्री लाइन एशिया मास्टर फंड, गैवलिन फंड, और उसमें होल्डिंग भी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास एवरेज होल्डिंग है सबकी। सो इससे ये बताता है कि कंपनी का कितना पोटेंशियल है, कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती है। अगर हम DII की बात करें तो आप देख सकते हो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, UTI इक्विटी फंड और HDFC लाइफ इंश्योरेंस फंड। उसके बाद अगर हम रिसेंट कंपनी के रिलेटेड अगर न्यूज़ की बात करें तो आप देख सकते हो कि जुबिलेंट फूडवर्क की अगर हम दिसंबर महीने की न्यूज़ देखें तो बिरयानी ब्रांड कंपनी ने लॉन्च करी थी। उसके बाद कंपनी ने प्लांट बेस्ड प्रोटीन पिज़्ज़ा लॉन्च किया था। अगर हम मार्च 24 की बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी ने मास्टर फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट साइन किया था, पोपाइज करके इंटरनेशनल ब्रांड है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान के लिए। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि कंपनी ने 10.7% का स्टेक बारबेक्यू नेशन में एक्वायर किया था। फिर जुबिलेंट फूडवर्क्स ने डोमिनोज पिज़्ज़ा ब्रांड फ्रेंचाइजी टर्की के साथ इनडायरेक्ट स्टेक एक्वायर किया है कंपनी ने। सो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी ने बहुत सारे स्टेक एक्वायर किए हैं, खुद की ब्रांड लॉन्च करी है, और कहीं ना कहीं कंपनी के जो ग्रोथ है, ग्रोथ पोटेंशियल है, वो और ज़्यादा डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, और मार्केट लीडरशिप में भी कंपनी और ग्रोथ करती जा रही है। सो उसके बाद देख लेते हैं कंपनी के अभी करंट कितने आउटलेट है और कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 20 में कितने आउटलेट्स नए ऐड किए। अगर हम डोमिनोज पिज़्ज़ा की बात करें तो आप देख सकते हो अराउंड 1300 के आसपास कंपनी के आउटलेट है, जिसमें से 123 फाइनेंशियल ईयर 20 में ऐड किए गए हैं और 15 आउटलेट को निकाला गया है। फिर अगर हम बात करें तो डंकिन डोनट्स में 34 आउटलेट्स हैं टोटल, 4 फाइनेंशियल 20 में ऐड किया और 1 को रिमूव किया है। और हम डोमिनोज पिज़्ज़ा की बात करें तो आप देख सकते हो 21 आउटलेट्स है टोटल और 1 आउटलेट रिमूव किया है। अगर हम बांग्लादेश में बात करें डोमिनोज पिज़्ज़ा की तो 3 आउटलेट्स है और 2 इस फाइनेंशियल ईयर 20 में ऐड किए हैं। उसके बाद देख लेते हैं कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस में कितनी स्ट्रेंथ है जो इस कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ दिलाती है। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि 850 रेस्टोरेंट्स हैं जो डिलीवरी विद इन 20 मिनट्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। सो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो सबको क्विक सर्विस चाहिए, तो ये जितनी ज़्यादा फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे उतने ज़्यादा कस्टमर्स इनके थ्रू ही ऑर्डर करेंगे। फिर अगर हम एक चीज़ देखें तो नाइट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट भी कंपनी ने शुरू किया। अराउंड 57 सिटीज़ में नाइट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है, अराउंड 12 बजे के बाद भी आपको डिलीवरी मिलेगी। सो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद अगर हम देखें तो सिंगल लार्जेस्ट प्लेयर है ये QSR सेगमेंट में। सो इन्होंने IRCTC के साथ भी अपना टाई अप किया है और अराउंड 175 स्टेशंस में अभी इनकी डिलीवरी होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो लीडरशिप है इनकी एग्रीगेटर्स कैटेगरी में, जैसे कि स्विगी और जोमेटो की हम बात करें, और इसमें कंपनी डे बाय डे अपना मार्केट शेयर भी इंक्रीज़ कर रही है। सो हर जगह से कंपनी ने अपने कस्टमर्स को रीच हो सके वैसा टारगेट किया है। रेलवेज़ हो गए, स्विगी जोमेटो हो गया, नाइट डिलीवरीज़ हो गया, नॉर्मल रेगुलर डिलीवरीज़ हो गया, यानी कोई भी सेगमेंट में कंपनी पीछे नहीं है। सो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि कंपनी की ग्रोथ कितनी फास्ट हो रही है। सो उसके बाद देख लेते हैं कि ओवरऑल इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है ग्रोथ का। अगर हम गूगल एंड बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप रिपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हो इंडिया फूड टेक इंडस्ट्री है जो 25 to 30% के CAGR से ग्रोथ होगी बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। क्या रीजंस है ऐसे? अगर हम बात करें तो राइजिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, एक्सपांडिंग रीच इन स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज़ एंड द वाइडनिंग नेटवर्क ऑफ रेस्टोरेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हर जगह चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, जैसे कि स्मॉलर टाउन्स में भी नेटवर्क इंक्रीज़ हो रहा है रेस्टोरेंट्स का। सो ये सब ओवरऑल इंडस्ट्री को भी ग्रोथ दिलाते हैं और कंपनी को भी ग्रोथ होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे फैक्टर्स की, तो आप देख सकते हो डिजिटल इंक्लूजन एंड द राइज ऑफ ई कॉमर्स। अगर हम राइज ऑफ ई कॉमर्स की बात करें तो फूड एग्रीगेटर इंडस्ट्री जैसे कि स्विगी एंड जोमेटो, सो इनका भी मार्केट शेयर डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। सो ओवरऑल उनकी ग्रोथ से
कई सारे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होती है। और अगर हम डिजिटली बात करें तो आप देख सकते हो 2030 में ओवर 1 बिलियन इंडियन फ्रॉम रूरल एंड अर्बन इंडियाज आर एक्सपेक्टेड टू हैव इंटरनेट एक्सेस। अब तक हमने ये चीज़ देखी कि कंपनी की ब्रांड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का मार्केट शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्री में पोटेंशियल है ग्रोथ का, कंपनी कई सारी ब्रांड्स एक्वायर कर रही है, डिफरेंट सेगमेंट्स में कंपनी टारगेट कर रही है, चाइनीज़ से पिज़्ज़ा से लेके डोनट्स, हर सेगमेंट में कंपनी टारगेट कर रही है। सो कहीं भी कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के फाइनेंस सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो आप देख सकते हो कि पी रेशियो कंपनी का अराउंड 224 के आसपास है। सो मतलब ₹1 की आप कंपनी की अर्निंग्स के लिए आप ₹224 पे करने को रेडी हो। सो इतनी हायर वैल्यूएशंस पे शेयर बाय करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है, भले ही कंपनी का बिज़नेस कितना भी अच्छा हो, कितना भी ग्रोथ पोटेंशियल हो। अगर आप इस अमाउंट पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो, एक साथ आपने 10,000 20,000 रुपये डाल दिए, सो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। सो एक ये मेजर फैक्टर है कंपनी में। अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है कंपनी का। और सेकंड चीज़, अगर नेगेटिव बात करें तो कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर लास्ट 3 साल से डिक्रीज़ हो रही है। और एक चीज़ और आप देख सकते हो कि जैसे कि लास्ट 4 साल का पी रेशियो देखो तो अराउंड 40 to 60 के बीच में कंपनी का पी रेशियो चल रहा है। और हालांकि कंपनी की अर्निंग्स इतनी इंक्रीज़ नहीं हुई हैं, स्लोली कंपनी के इंक्रीज़ हो रही है, बट आप देखोगे तो पी रेशियो में ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का जंप आ गया, यानी 4 टाइम्स सॉरी। सो मतलब 4 गुना पी रेशियो इंक्रीज़ हो गया, बट कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर तो डिक्रीज़ ही हो रही है। सो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आप अगर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखें तो वो भी काफ़ी हाई, यानी कि आप ₹1 की अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के सामने आप 125 टाइम्स एंटरप्राइज़ वैल्यू पे करने को रेडी हो। यानी कि आप अगर पूरी कंपनी को बाय करते हो, एंटरप्राइज़ वैल्यू का मतलब वो होता है कि अगर आप पूरी कंपनी को बाय करते हो, उसमें लोन्स और जितना भी आपको लेना देना है वो सब एडजस्टमेंट करके वो जो वैल्यू होती है उसे हम एंटरप्राइज़ वैल्यू बोलते हैं। यानी कि आप ₹1 की अर्निंग्स के सामने आप 125 टाइम्स पे करने को रेडी हो। सो वो भी बहुत ही हायर लेवल पे ट्रेड हो रहा है। सो ओवरऑल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और अगर मेजर कंपनी के रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कोरोना वायरस की वजह से। सो फ्यूचर में कभी भी अगर कंपनी की अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आएगा तो इनडायरेक्टली कंपनी के शेयर्स पे भी उसका इफेक्ट आने ही वाला है। सो आप बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी का आप यूज़ कर सकते हो जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिल सके। एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि HUL, ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर पे भी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो अपलोड हो चुका है। सो आप उन वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है और यूट्यूब ये वीडियोज़ को और भी लोगों तक रिकमेंड करता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस करना, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।